हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का लाइट का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस। ठीक है ना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से बच्चों दो लॉ हैं इसके। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और एक सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कॉपी और पेन निकालें और मेरे साथ साथ इसे नोट करें। ठीक है, नोट कीजिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। जैसे ये ऊपर फर्स्ट मीडियम, ठीक है, और इस बाउंड्री के नीचे सेकंड मीडियम है। सेकंड मीडियम, मान लो फर्स्ट मीडियम जैसे एयर है, सेकंड मीडियम वाटर है, तो फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम यहां पर डेंसर हो गया, क्योंकि वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है एयर के कंपैरिजन में। तो वाटर इज अ डेंसर मीडियम किसके कंपैरिजन में बच्चों, एयर के कंपैरिजन में। फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट रे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल। ठीक है ना। और जब कोई लाइट रेस रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो मेरे ख्याल से टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है ये। तो सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में ये तो इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट रे, और इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच, नॉर्मल बोलते हैं इसको, एन डैश बोल देता हूं मैं इसे। ठीक है ना। फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेकंड मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ सुनो, पहला नियम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज आर लाइज इन वन प्लेन। नोट कर लो आप इसे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, नोट कर लीजिएगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या कहा आपने, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sign of angle of refraction is constant and is known as refractive index of second medium with respect to first medium। इसको ऐसे नोट किया जाता है बच्चों, 1μ2, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये किसके बराबर है, इक्वल है फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और सेकंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द सेकंड मीडियम में साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव, म्यू को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड लॉ है, इसको आप नोट कर लें। डेफिनेशन नोट कर ली। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ही तो है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेकंड मीडियम में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है सेकंड मीडियम का। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। नोट कर लिया, नोट कर लिया, वेरी गुड।
मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है ना, इसका एक वर्ड और लिख दें ऊपर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। क्या कहना चाहता है वो? जैसे हम ये कहें ये कोई सेकंड मीडियम, जैसे फर्स्ट मीडियम यहां पर वैक्यूम है, फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है और सेकंड मीडियम कोई अदर मीडियम। भाई वैक्यूम तो फ्री स्पेस हो गया ना, कोई मीडियम ही नहीं है ना। और ये मान लो इस बाउंड्री के जस्ट नीचे, इसके अंदर, यहां पर ऐसे समझो आप, इस बाउंड्री के अंदर यहां पर, इसके अंदर ये ग्लास है, मान जाओ, इसको बोलेंगे आप सेकंड मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम is called absolute refractive index. It is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. मतलब वैक्यूम में लाइट की स्पीड और इस मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो, इस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। एब्सोल्यूट का सेंस है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वैक्यूम से कंपेयर करते हैं हम, तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। नोट कर लिया? द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकालना है तो ऊपर लिखी जाएगी लाइट की स्पीड किसमें? वैक्यूम में, और नीचे लिखी जाएगी लाइट की स्पीड उस मीडियम में। जैसे मैंने कहा इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम बोलेंगे हम, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो फर्स्ट मीडियम में मैंने यहां पर तो कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब ये मीडियम कौन सा है? वैक्यूम है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और मीडियम कौन सा है? यहां पर ग्लास है, तो यहां पर लाइट की स्पीड किस में लिखेंगे हम? ग्लास में। इसको ऐसे लिखते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मुझे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे वाटर का निकालना है, तो पहले कोई मीडियम लिखा ही नहीं मैंने, तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। और ये मीडियम क्या है? वाटर। दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकालना है तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड को वाटर में लाइट की स्पीड से डिवाइड कर देना, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। ग्लास का निकालना है तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड को ग्लास में लाइट की स्पीड से डिवाइड कर देना, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। मैं जहां तक समझता हूं ये डेफिनेशन आपने सभी ने लिख ली होगी। वेरी गुड। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ। जब लाइट रेज, आपने कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म में। जैसे हम ये कहें जब कोई लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है, सेकंड मीडियम में जाएगी, when light rays or any other wave goes from first medium to second medium। जरा गौर से देखना, अगर सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, और अगर ये मीडियम रेयरर होता, इसके कंपैरिजन में ये रेयरर मीडियम होता तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती। ठीक, फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सेकंड मीडियम में नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम इज v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ सेकंड मीडियम इज v2। ध्यान से सुनिएगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सेकंड मीडियम की
सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के मीडियम के रिलेटिव में निकालेंगे तो हम इसको लिखा जाता है कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिलेटिव टू फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड, पहले जो मीडियम लिखा है ना उसमें लाइट की स्पीड हम ऊपर लिखते हैं, जो बाद में मीडियम लिखा है सेकंड मीडियम उसमें लाइट की स्पीड को नीचे लिखा जाता है। जब कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख दो, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट मीडियम इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। क्योंकि V इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा होगा n लैम्डा, n की जगह पर हमने क्या लिख दिया फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। इस रिलेशन में जरा गौर से देखो, V तो स्पीड है लाइट की किसी मीडियम में, और F क्या है लाइट की फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा यहां पर लाइट की वेवलेंथ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड, फर्स्ट मीडियम में फ्रीक्वेंसी इनटू फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेवलेंथ, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड, सेकंड मीडियम में फ्रीक्वेंसी और सेकंड मीडियम में लाइट की वेवलेंथ। अब क्योंकि मीडियम बदलने पर व्हेन लाइट रेज और एनी अदर वे goes from first medium to second medium or one medium to another medium, then frequency, velocity, wavelength, amplitude and intensity will change but frequency not change। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी भाई, जब कोई लाइट या और एनी अदर वे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस लाइट रेज और उस वेव की स्पीड बदल जाएगी। जैसे फर्स्ट मीडियम में स्पीड कुछ अलग है, सेकंड में कुछ अलग हो, जैसे ही मीडियम बदलेगा तो एक तो वेलोसिटी बदलती है लाइट की या वेव की, एक वेवलेंथ चेंज होती है, इंटेंसिटी बदलती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम देन इस वेवलेंथ वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी चेंज बट फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज। फिर से समझ लो, जब कोई लाइट रेज या एनी अदर वेव, कोई दूसरी वेव हो, एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में जा रही है तो एक तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी बच्चों, एक उसकी वेवलेंथ बदलेगी, एक इंटेंसिटी बदलेगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी काट दो, ठीक है नहीं। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, कॉमन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी अपॉन सेकंड मीडियम में वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेवलेंथ और अपॉन सेकंड मीडियम में लाइट की वेवलेंथ, ये कॉमन रिलेशन हो गया। और अकॉर्डिंग टू स्नेल हम इस चीज को 1 और 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां पर मैंने यही लिखा है मेरे बच्चे, क्या बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पर लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। व्हेन लाइट रेज or any other wave goes from one medium to another medium, then frequency of wave does not change, since the frequency remain unchanged when light travels from one medium to another medium। तो relative refractive index के लिए फॉर्मूला लिखेंगे म्यू, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है हमने, लाइट की स्पीड वैक्यूम में और ये लाइट की स्पीड उस मीडियम में जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये स्पीड उस मीडियम में है जिस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फर्स्ट मीडियम क्या है, वैक्यूम, तो वैक्यूम में लाइट की वेवलेंथ, और सेकंड मीडियम क्या है, कोई मीडियम है तो उसमें वेवलेंथ, लेकिन फ्रीक्वेंसी वैक्यूम में और किसी मीडियम में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी मैं कैंसिल कर दूंगा। तो यहां पर मैंने लैम्डा 1 लैम्डा 2 ना लिखकर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो एक कॉमन फॉर्मूला बन गया। पहले इसको नोट कर लो बच्चों, कर लिया, एक कॉमन फॉर्मूला बन गया। देखो मैं यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के टर्म में एक कॉमन फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस लिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड मीडियम में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड अपॉन सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ अपॉन सेकंड मीडियम में वेवलेंथ।
तो ये कॉमन फॉर्मूला बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के टर्म में। फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी, सेकंड मीडियम में वेलोसिटी के टर्म में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये वेवलेंथ के टर्म में। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, मीडियम बदलने पर चेंज नहीं होती, मींस फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो इसलिए इस वेलोसिटी की जगह पर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लिखोगे, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो सेम रही, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी v1, सेकंड में v2। तो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, फर्स्ट मीडियम में फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, सेकंड मीडियम में फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, ऊपर f लिखेंगे, नीचे f लिखेंगे, f से f कैंसिल हो जाएगा। तो ये कॉमन फॉर्मूला हो गया एक तरह से। क्लियर है, नोट कर लिया, वेरी गुड। मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी बताया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आपने लिखा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is defined as the ratio of speed of light in a first medium to the speed of light in a second medium. It is denoted by 1 mu2. 1 mu2 is equal to first medium में speed, second medium में speed, first medium में wavelength, second medium में wavelength. अब इसको हमने बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, देखो यहां पर, दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Relative refractive index means refractive index of second medium relative to first is equal to velocity of light in first medium, velocity of light in a second medium is equal to wavelength of light in first medium, wavelength of light second medium। और इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो सेकंड मीडियम जो लिखा है ना, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा जाता है, और जो फर्स्ट मीडियम लिखा है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा जाता है। मैं इसको देखो लिख के दिखाता हूं यहां पर। जैसे हमने कहा ये तो फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड v1, फर्स्ट मीडियम में लाइट की वेवलेंथ λ1, ठीक है ना। और फर्स्ट मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखेंगे μ1। ये सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड v2, सेकंड मीडियम में लाइट की वेवलेंथ λ2, और सेकंड मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यहां पर μ1 लिखा मैंने, यहां पर v2 लिखा। सोचो यहां पर 1 लिखा है, लेकिन इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। और μ1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो μ1 इज इक्वल टू क्या हो गया, वैक्यूम में लाइट की स्पीड अपॉन फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड। और μ2 को लिख सकता हूं मैं वैक्यूम में लाइट की स्पीड इज अपॉन सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम की। फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट रे मैं ये मान रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इसको बना लीजिएगा। फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, मान लो सेकंड मीडियम फर्स्ट के कंपैरिजन में रेयरर मीडियम हुआ, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। अगर सेकंड मीडियम रेयरर है, फर्स्ट मीडियम डेंसर है, तो लाइट रेज नॉर्मल से दूर जाती है। अगर सेकंड मीडियम डेंसर होता फर्स्ट के कंपैरिजन में, तो लाइट रेज टुवर्ड्स नॉर्मल जाती। ठीक, अब इसका एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है मुझे, सेकंड के कंपैरिजन में, फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब क्योंकि फर्स्ट मीडियम यहां पर मेरे बच्चे वैक्यूम नहीं है, कोई फर्स्ट मीडियम मैंने कोई मीडियम ले लिया है, जैसे मान जाइए ये वाटर है और ये एयर है, वाटर डेंसर हो गया, एयर रेयरर हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, इसके कंपैरिजन में करूं तो इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्या माना है आपने, एयर, और फर्स्ट मीडियम क्या माना है, वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे लिखूंगा, इज इक्वल टू फर्स्ट मीडियम में स्पीड, फर्स्ट मीडियम क्या लिया है, v1 कह रहा हूं। इसको अगर फर्स्ट मीडियम को आपने वाटर बोला है तो इसको लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, इज इक्वल टू वेवलेंथ के टर्म में लिखिएगा आप इसे, वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन
वाटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। नोट कर लेना सब बच्चे, सभी से कह रहा हूं। अब इसको अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखते हैं तो जरा गौर से देखिएगा, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखेंगे तो इसे लिखा जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो सेकंड मीडियम लिखा है ना, जो बाद में लिखा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा जाता है μ2 अपॉन μ1, ऐसे लिखेंगे। और अगर सेकंड मीडियम, भाई सेकंड मीडियम जो लिखा है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अगर इस वैल्यू को लिखते हैं, ये है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है। अब मुझे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिखना है, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, और जो पहले आता है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है नीचे, किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। भाई इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से भाई μ2 अपॉन μ1, यहां से μ2 अपॉन μ1 क्या लिख सकता हूं, यहां से, इस जगह से, जरा गौर से देखो। μ2 अपॉन μ1 यहां से लिखेंगे, दिस अपॉन दिस करोगे, अगर आप μ2 अपॉन μ1 लिखोगे आप, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचो, μ2 है ये अपॉन μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये v1 बाई v2 आएगा, v1 अपॉन v2 आएगा, चेक कर लो आराम से। दिस डिवाइड बाई दिस करोगे तो c से तो c कट जाएगा, v2 तो आएगा नीचे, और ये v1 जो पहुंचेगा ऊपर, तो v1 बाई v2, तो यही तो है, देखो 1 and 2 बराबर v1 बाई v2 होता है। तो ये कॉमन रिलेशन बन गया, इसको लिख लो ठीक से, लिख लिया। अब फिर से सुनो अब जब मेरी बात को, जैसे अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे वाटर का निकालना है एयर के कंपैरिजन में, तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर? इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, भाई जो बाद में मीडियम आता है उसको ऊपर लिखते हैं, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर नीचे लिखते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक तो क्लियर है, नोट कर लिया सबने, जरा गौर से देखो, कर लिया? अगर मुझे ऐसे लिखना होता है ये बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो सुनिएगा, वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट मीडियम क्या है, ग्लास, तो ग्लास में वेलोसिटी क्या बेटा, पहले मीडियम में वेलोसिटी अपॉन वाटर में वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्लास में वेवलेंथ अपॉन वाटर में वेवलेंथ। ठीक है ना मेरे बच्चे? इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अगर इसको लिखना चाहते हो तो दिस इज द सेकंड मीडियम जो आया है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा जाता है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड, बाद में जो मीडियम आया ना उसको ऊपर लिखते हैं, और जो पहले आता है उसे नीचे लिखते हैं, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, म्यू डब्ल्यू को क्या लिखेंगे हम, म्यू डब्ल्यू को सी अपॉन वी डब्ल्यू लिखोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है तो वैक्यूम में स्पीड अपॉन वाटर में स्पीड, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है तो वैक्यूम में स्पीड अपॉन ग्लास में स्पीड, तो अब सी से सी कट जाएगा, तो रिजल्ट तो यही बचेगा वीजी अपॉन वी डब्ल्यू, तो यही वैल्यू तो बचेगी, ये वाली। क्लियर है? चले बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हम लिखते, ध्यान से सुनना मेरी बात को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखेंगे, वाटर में स्पीड अपॉन ग्लास में स्पीड, वाटर में वेवलेंथ अपॉन ग्लास में वेवलेंथ। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखें इसे तो जो बाद में मीडियम आता है उसको ऊपर लिखा जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, म्यू वाटर। इसको क्या लिखेंगे हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको लिखा जाएगा वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिखोगे ना, एब्सोल्यूट का मतलब विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास
इसको लिखा जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सी से सी कैंसिल, वी डब्ल्यू पर पहुंच जाएगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास होना भी चाहिए। फर्स्ट मीडियम ये रहा, सेकंड मीडियम ये रहा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? मेरे ख्याल से तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपको, आपसे। चलें बच्चों, यहां तक बात क्लियर है बच्चों? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिया आपने। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि इसकी यूनिट तो होगी नहीं भाई, जो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, यहां पर वेलोसिटी, यहां भी वेलोसिटी, यहां वेवलेंथ, यहां भी वेवलेंथ, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि सेम फिजिकल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है ये फॉर्मूला। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होने के कारण इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है भाई। जो यूनिट इसकी आएगी मीटर पर सेकंड, वही यूनिट इसकी लिखेंगे मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी भी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसकी यूनिट मीटर लिखेंगे, इसकी यूनिट मीटर लिखेंगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो कोई यूनिट होती नहीं है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का। जो बाद में मीडियम लिखा है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा जाता है, और जो पहले मीडियम लिखा होता है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखा जाता है। यहां तक क्लियर है? चलिएगा, एक छोटा सा पॉइंट बच्चों, बहुत काम की चीज लिखी है, अगर आप ध्यान दें यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, एक तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, नोट कीजिए आप इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वेवलेंथ बदलने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। एक सेकंड बात सुनिएगा, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, तो वी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? सी अपॉन म्यू। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड और उस मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्लियर है? तो इस v को तो मैंने ले लिया इधर बच्चों, और मी को ले लिया नीचे, तो जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखो। मीडियम, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, डिपेंड करता है किसमें? वेवलेंथ पर। जैसे आपने जानते हो लाइट ग्योर लिखते हो, वेवलेंथ शायद रेड कलर की ज्यादा होती है, किससे? वॉयलेट से। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। वेवलेंथ रेड लाइट के लिए, वॉयलेट लाइट के लिए कम है, वेवलेंथ रेड लाइट के लिए ज्यादा है। नोट कर लेना इसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वेवलेंथ कम है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, क्या बेटा? वेवलेंथ जिसकी कम है, उस कलर के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्या कहा? जिस कलर की वेवलेंथ कम है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ कम है रेड से, तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा होगा, किससे? रेड से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ का स्क्वायर होता है ये आगे की क्लास में पढ़ेंगे आप, क्लास 12th में। एक्चुअल में ये फॉर्मूला भी ठीक नहीं लिखा मैंने, एक्चुअल में ये कोचीज फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का रिलेशन है ये, a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला फेमस है कोचीज फॉर्मूला से, CAU कोचीज फॉर्मूला। ए और बी तो यहां पर कोचीज कांस्टेंट है, नाम है साइंटिस्ट का। ये कोचीज फॉर्मूला ये आगे की क्लासों में पढ़ेंगे आप। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ बदलने पर बदल जाएगा। जिस कलर की वेवलेंथ कम है
उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और जिसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। भाई सिंपल सी बात है, ए और बी तो कांस्टेंट हो गए बच्चों, तो वेवलेंथ जिसके लिए कम होगी तो कम से डिवाइड करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा ना, और जिसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा। सिंपल सी बात है। तो वॉयलेट से लेकर के रेड तक, भाई वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम और रेड के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और जिसके लिए वेवलेंथ सबसे कम है, जिस कलर के लिए वेवलेंथ कम है उस कलर के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ रेड से कम है, तो इसीलिए किसी मीडियम का वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये बात समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई जब वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है रेड कलर से, तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ अलग अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो किसी मीडियम में वॉयलेट कलर की स्पीड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, भाई आपने कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। यहां तक ठीक है। तो किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का बदलने पर उसमें अलग अलग कलर की लाइट की स्पीड अलग अलग होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा है रेड से, इसलिए वॉयलेट कलर के लिए किसी मीडियम में स्पीड, वॉयलेट कलर की किसी मीडियम में स्पीड कम और रेड कलर की स्पीड ज्यादा। किसी भी मीडियम में, जैसे ग्लास के अंदर वॉयलेट से लेकर के रेड तक ये सारे कलर मिलकर के, मींस व्हाइट लाइट अगर एंटर करे तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, रेड लाइट की, और सबसे कम स्पीड किसकी होगी, वॉयलेट लाइट की। ये पॉइंट नोट कर लिया जाए। क्लियर। दूसरा पॉइंट यहां तक नोट कर लिया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पर। सिंपल सी बात हो गई, मीडियम बदल गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। जैसे वाटर की जगह पर ग्लास कर दिया तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कुछ अलग है, वाटर का कुछ अलग है। नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके सराउंडिंग मीडियम क्या है। जैसे हमने कहा यहां पर ग्लास और ऊपर एयर, तो एयर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में लिखेंगे हम, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। यहां तक क्लियर है। अगर हमने ऐसे कहा होता कि ये एयर ना होकर अगर मीडियम क्या होता, एयर की जगह पर वाटर लिखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर तो ये लिखेंगे, और वाटर के रेस्पेक्ट में अगर ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर लिखेंगे, तो वाटर में लाइट की स्पीड और ये ग्लास में लाइट की स्पीड। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी मीडियम के सराउंडिंग, पहले मीडियम क्या लिया था मैंने ऊपर, एयर ली थी, तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में तो कुछ अलग है, और इसी ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में कुछ अलग है। इसका मतलब किसी भी मीडियम के सराउंडिंग मीडियम अगर चेंज हो जाए तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा गौर से देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेयर ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो पेयर है ना मीडियम का, जैसे ग्लास ऊपर एयर या ग्लास और ऊपर वाटर, तो यहां पर पेयर किस किस का है, वाटर और ग्लास का। अगर मैंने ऊपर एयर ली होती तो पेयर किसका होता, वो एयर और ग्लास का। तो आपने एक लाइन लिखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेयर ऑफ द मीडियम एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करेगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। अभी बताया ना मैंने अभी बताया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो वेवलेंथ बदल जाएगी, तो किसी मीडियम का अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। आपने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टिव, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
उस मीडियम के पास में कोई दूसरा मीडियम है, मतलब पेयर ऑफ मीडियम पर या सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, लेकिन किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये कहते हैं आपसे, क्या बेटे, हम जैसे ये कहते हैं आपसे, जैसे ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो एयर में इस लाइट के लिए मान लो ये 45 डिग्री है, तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 45 से कम होगा, जो भी होगा एक्स वाई जेड। तो यहां पर जब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे एयर के रेस्पेक्ट में, तो इस एंगल को बदलने पर क्या वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा विद रेस्पेक्ट टू एयर? नहीं बदलेगा। इसका मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा जाता है कैसे, फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी अपॉन सेकंड मीडियम में वेलोसिटी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई रेशियो है ना, ये तो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी से, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर हम ऐसे लिखते, एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में लिखते इसको हम, सोचो साइन आई अपॉन साइन आर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो ज्यादा हो जाएगा। तो सेम रेशियो में एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलोगे तो उसी रेशियो में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदलेगा, लेकिन किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलने पर चेंज नहीं होता, इफेक्टेड नहीं होता। ये पॉइंट मैं जहां तक समझता हूं समझ आ गया होगा। क्लियर? चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए ग्लास स्लैब और ग्लास ब्लॉक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए ग्लास ब्लॉक और ग्लास स्लैब आप बना सकते हो, तो ये फिगर बना लो, बना सकते हो तो ये वाला फिगर बना लो, ये वाला फिगर बना लो। अभी मैं बना के दिखाता हूं इसको, इस फिगर को, इस फिगर को बना लीजिएगा। बना लिया? नहीं बनाया तो मैं बना के दिखाता हूं इसको। देखो मैं थोड़ा सा मैं इस फिगर को यहां पर बना के दिखा रहा हूं बच्चों, इस वाले फिगर को, इस फिगर को मैं देखो पहले एक सेकंड, इस वाले फिगर को देख लो ठीक से, और इस फिगर को मैं बना के दिखा रहा हूं। देख तो लिया? बना सकते हो तो बना लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन मैंने लिखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए ग्लास स्लैब। तो इस फिगर को जरा मैं यहां पर ही इसे बड़ा करके यहां पर दिखाई दे रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास स्लैब, जरा नोट कर लीजिएगा। कर लिया नोट? जरा फिगर बनाइए, सिंपल सा फिगर बता रहा हूं। ये कोई ग्लास ब्लॉक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस मैंने टी मान ली है, ग्लास स्लैब की मोटाई टी मान ली है, और फर्स्ट मीडियम यहां पर एयर है बच्चों, सेकंड मीडियम में ग्लास ले रहा हूं, और ये मीडियम फिर एयर है, ऊपर भी मीडियम एयर, इसमें ग्लास, इसमें एयर। फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट रे ये रही, ये नॉर्मल गिरा दिया मैंने बच्चों, यहां पर टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी रेस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ध्यान से सुनना, एयर टू ग्लास, पहले हम एयर से ग्लास में चल रहे हैं,
ध्यान देना मेरी बात पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। भाई जब लाइट रेज एयर से ग्लास में जा रही है तो ये मीडियम फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब जरा आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेज इस वाले फेस पर गिरी, इस वाले फेस पर, जो भी नाम डालो, तो यहां पर एक फिर नॉर्मल लेना पड़ेगा ना आपको ये वाला। तो जरा गौर से देखना, इस नॉर्मल को मैं थोड़ा सा पीछे ट्रेस कर दे रहा हूं इधर, यहां पर। तो ये जब ग्लास से एयर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे जाएगी। इस एंगल को सेकंड फेस के लिए ये एंगल आर है बच्चों, जरा गौर से देखना, ये और ये इसके पैरेलल है। इस एंगल को मैं आर बोलूंगा ना, ये एंगल आर, तो ये भी एंगल आर होगा। क्लियर? तो सेकंड इस वाले जब लाइट रेज ग्लास से एयर में जाएगी तो ग्लास के लिए तो ये इंसिडेंट रे हो गई ना, तो इस वाले एंगल को तो इस ग्लास के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, जिसको मैंने ई लिखा है यहां पर। आर एंगल ऑफ आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जरा गौर से देखना फिगर को अच्छे से, ये आर है तो ये भी आर होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो मैं जहां तक समझता हूं ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। पहले मीडियम कौन सा था? एयर से लाइट जा रही है ग्लास में, तो ये तो इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, अच्छे से समझना। और जब लाइट रेज एयर से ग्लास से एयर में जा रही है तो इसके लिए इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और अगर पहले एयर से ग्लास में गई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ग्लास से एयर में गई तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। एक्चुअल में ये तो इंसिडेंस बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और इसको देखेंगे डायरेक्ट तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। ई यहां पर एंगल ऑफ इमरजेंस है, आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नोट कर लेना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेक करना। और ई को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ई को बोला जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस इसको। और अगर फर्स्ट मीडियम एयर और लास्ट मीडियम एयर है तो ये इंसिडेंट रे जो आ रही थी ना, ये वाली, ये रेस सीधी जाएगी, इस ये वाली रे जो है ऐसे जाएगी। फिर से बना रहा हूं इसे, ये जो इंसिडेंट रे है ये वाली ऐसे पास होगी, मतलब इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे ये दोनों एक दूसरे के, ये वाली रे और इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे, ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। मैं फिर से एक बार और अच्छे से ट्रेस कर दूं, जरा थोड़ा सा अब बना लीजिएगा इसे। इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये वाली रेज इसके पैरेलल आई, इमरजेंट रे, ये नॉर्मल है। इस एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं और इस वाली रे को एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो इंसिडेंट रे, इस वाली रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे और इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमरजेंट रे और इस नॉर्मल के बीच एंगल बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। और ये ग्लास स्लैब की थिकनेस है और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू मान लेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना, म्यू जी कह रहा हूं। क्लियर? तो जरा गौर से देखो, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन तो ये गई और फिर इमरजेंट होने के बाद ये आ गई, तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे
जरा आगे ट्रेस करेंगे तो ये वाली इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और जब ये वाली रे इसके पैरेलल है तो मैं जहां तक समझता हूं ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होंगे, यहां पर रास्ते से डेविएशन नहीं होगा, इस बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसका मतलब प्लेन फेस से जब लाइट एयर से ग्लास में गई, फिर ग्लास के बाद एयर में गई, तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, तो इसका मतलब उस केस में ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर 0 होगा। जब एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस जब बराबर है तो एंगल ऑफ डेविएशन 0 का मतलब ये अपने डेविएशन नहीं हुआ, लेटरली डिस्प्लेस होती है ये। जब लाइट रे जा तो ऐसे रही थी और ऐसे न जा करके ऐसे आ गई, तो इसका मतलब इस चलने की डायरेक्शन में नॉर्मली डिस्प्लेस हो गई रेज। इतने भाई चल तो ये लाइट रे जैसे रही थी और ये डिस्प्लेस हो गई इस तरह से, तो चलने की डायरेक्शन से नॉर्मल डायरेक्शन में चलने की मतलब इंसिडेंट रे के चलने की डायरेक्शन से नॉर्मली जितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गई, इस डिस्टेंस को इस वाली डिस्टेंस को मैंने x माने ले रहा हूं। क्या माने ले रहा हूं? इसको x माने ले रहा हूं। इस x को बोलते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस x को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लेना ठीक से। अब जरा गौर से देखिएगा, जब लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, जब एयर से किस में जा रही है, ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, ANG इक्वल टू साइन आई। इसको तो आई कहेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन नंबर डाल दो, और जब रेज ग्लास से फिर एयर में जाएगी, ग्लास से निकली और एयर में गई, तो क्या लिखा जाएगा इसको, ग्लास से जब लाइट रेज एयर में जा रही है तो फर्स्ट मीडियम में जो एंगल है, तो फर्स्ट मीडियम इसमें ग्लास लिया है, ग्लास है, तो फर्स्ट मीडियम में जो एंगल है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह पर लिखा जाएगा साइन आर अपॉन, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह पर लिखा जाएगा, तो ये साइन आर अपॉन साइन ई लिखेंगे। अब क्योंकि ई और आई दोनों बराबर है, तो इस ई को मैं आई लिख सकता हूं, तो इसको लिखूंगा जी म्यू ए इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। जरा गौर से देखो, इस वाले फॉर्मूले को नंबर डाल दो सेकंड। जरा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जरा मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन ये रही, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, मल्टीप्लाई करना है ना, इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। तो जरा गौर से अगर देखें आप, साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, तो इक्वल टू क्या बचेगा, ये 1 आएगा। इसका मतलब ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये बात नोट कर लो। इसका सेंस ये हो गया, जी म्यू ए को मैं लिख सकता हूं इसको नीचे 1 अपॉन ए म्यू जी। भाई जी म्यू ए इक्वल टू इस वाले टर्म को इसके नीचे ले गया, इसको, इसका मतलब जी म्यू ए को मैं लिख सकता हूं कैसे, 1 अपॉन ए म्यू जी। नोट कर लीजिए पहले आप, इसको कर लिया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? यहां तक नोट कर लिया, ये सब कंप्लीट, पूरा नोट कर लो अच्छे से। जब लाइट रेज किसी ग्लास स्लैब पर की फर्स्ट फेस पर जब लाइट रेज एयर से ग्लास में जाएगी, तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी ऐसे, ये रिफ्रैक्टेड रे,
तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। और जब लाइट रेज ग्लास से एयर में जाएगी तो ये तो इस वाले फेस के लिए इंसिडेंट रे कहलाएगी, और इंसिडेंट पॉइंट पर ये नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बोलते हैं ना सेकंड, भाई जब लाइट रेज ग्लास से एयर में जाएगी तो ग्लास तो फर्स्ट मीडियम कहलाएगा। फर्स्ट मीडियम में जो भी एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह पर लिखा जाता है। एयर में निकल के आई तो इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह पर लिखेंगे। तो एयर से जब ग्लास में जा रहे हैं तो ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और जब ग्लास से एयर में जा रहे हैं तो जी म्यू ए इक्वल टू जी मीन्स ग्लास से एयर में जा रहे हैं तो ग्लास में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह पर लिखा जाएगा। और सेकंड मीडियम क्या है, एयर है, तो इसमें एंगल ऑफ जो इमरजेंस लिखा है ना ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह पर लिखा जाएगा ई, ये वाला ई। अब क्योंकि फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम सेम है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये वाली रे और ये रे पैरेलल है, तो निश्चित रूप से ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा, आई बराबर ई होगा। तो यहां पर मैंने ई की जगह पर, इस जगह पर भाई म्यू जी म्यू ए इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन ई, यहां तक ठीक है। इस ई की जगह पर मैंने आई लिख दिया है, ये साइन आर है और ये ई की जगह पर मैंने आई लिख दिया है यहां से, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू ए म्यू जी किसके बराबर है, साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर यहां मल्टीप्लाई किया ना, तो इधर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। जी म्यू ए की वैल्यू कितनी है, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू यहां पर आएगा 1, तो ये 1 मैंने यहां लिख दिया। अब जी म्यू ए और इसको ले गया मैं नीचे, तो इसका मतलब मैं जी म्यू ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन ए म्यू जी। यहां तक क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, लाइट रेज का पाथ रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर हम यहां पर इमरजेंट रे, जो इमरजेंट रेज आ रही है ना, ये इसके रास्ते में यहां पर अगर हम प्लेन मिरर रख दें तो ये लाइट रेज जिस रास्ते से आ रही थी, ये लाइट रेज उसी रास्ते से वापस यहां से रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहलाता है ये। अगर प्लेन मिरर रख देंगे तो जो लाइट रेज जैसे आ रही थी और इसके नॉर्मली रख दिया मैंने प्लेन मिरर, तो जिस रास्ते से आ रही है, जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से ये वापस चली जाएगी। ये प्रिंसिपल है, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल है लाइट का। क्लियर, यहां तक क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं बच्चों आपसे, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, फिगर आपके सामने है। यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, अगर आप ध्यान देंगे तो जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। यहां पर जो एक्स दिख रहा है ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल है। इसका मतलब इमरजेंट रे जो है इंसिडेंट रे से नॉर्मल डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाती है, इस डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक रिलेशन आप नोट कर लो, इक्वल टू थिकनेस ऑफ दिस ब्लॉक इनटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये रिलेशन है, ये आपको क्लास 12th में रिलेशन पढ़ाया जाएगा। लिखना चाहते हो तो लिख लो। टी तो इस ब्लॉक की थिकनेस है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला ये आर, ठीक है। एक्स को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इट मींस लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है किस पर, एक तो ग्लास ब्लॉक की थिकनेस पर, ग्लास ब्लॉक की थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, और एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ये जो ग्लास ब्लॉक है, ये ग्लास की जगह पर ग्लास न होकर के अदर कोई मटेरियल होता तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदल जाते। इट मींस लेटरल डिस्प्लेसमेंट बाय ए ग्लास स्लैब इज डिपेंड अपॉन थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा और एक इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का मीडियम क्या है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, अगर मीडियम बदलेगा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बदल गया तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये भी बदल जाएगा। आप नोट कर लें, इस फॉर्मूले को नोट कर लिया। चलिएगा, मैंने अब इस चीज को मैंने देखो बच्चों यहां बता दिया है। देखो यहां पर अगर आप चाहें तो जरा ध्यान दें, मैंने लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए ग्लास स्लैब। नोट कर लो, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनी हुई है ये, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ये ग्लास स्लैब मैंने अभी बताई थी आपको, ये वाली, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी ये रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट मीडियम एयर है, ये मीडियम ग्लास है और ये बाद में मीडियम यहां पर एयर है। इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। जब लाइट रेज सेकंड मीडियम ग्लास से फिर फर्स्ट मीडियम में लौट के आएगी, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे और इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे। यहां तक बात क्लियर है। और इसकी थिकनेस हमने लिखी है टी। क्लियर? देखिएगा, लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एज शोन इन फिगर, दिख रहा है ए रे के एल इज इंसिडेंट ऑन फेस पीएम। इस फर्स्ट फेस पीएम पर इंसिडेंट हो रही है ये, ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन एंटरिंग द ग्लास स्लैब। जैसे ही इस ग्लास स्लैब के अंदर एंटर करेगी, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर क्या कर जाएगी, बेंड हो जाएगी ऐसे। क्लियर है? एंड ट्रेवल्स अलोंग पाथ एफ एल, एफ ये रहा, एल ये रहा, इस एफ एल पाथ पर चलेगी। क्लियर है? एट एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है ना। द रिफ्रैक्टेड रे एफ एल इज इंसिडेंट ऑन फेस ओ एन। ये वाली जो रिफ्रैक्ट रे है ये इस फेस ओ एन पर आ रही है, तो इस फेस के लिए ये इंसिडेंट रे कहलाएगी। क्या बेटा? द रिफ्रैक्टेड रे एफ एल इज इंसिडेंट ऑन फेस ओ एन। ये वाली जो इंसिडेंट रे है, कौन सी वाली? रिफ्रैक्टेड रे एफ एल या एल एफ, इस फेस पर इंसिडेंट रे का काम कर रही है। ओ फेस ओ एन एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने आर डैश लिखा हुआ है बच्चों, लेकिन ये आर डैश और ये आर बराबर होगा। क्योंकि ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो ये तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो इसको आर लिखा है, इसको आर डैश, तो ये आर डैश की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। द इमर्जेंट रे एफ डी, ये वाली एफ और ये डी, द इमर्जेंट रे एफ डी, द इमर्जेंट रे एफ डी बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एट एन एंगल ऑफ ई। तो ये नॉर्मल से किधर अभी चली गई भाई, ये तो टुवर्ड्स नॉर्मल आई और ये नॉर्मल से अभी चली गई। तो इमर्जेंट रे ये वाली इमर्जेंट रे, ये वाली जो इमर्जेंट रे है, इस इंसिडेंट रे के, इसको मैंने डॉट डॉट से ट्रेस कर दिया आगे। ये वाली इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे एक दूसरे के कैसी होंगी, ये और ये वाली रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी। एक दूसरे के कैसी होंगी, ये इसके पैरेलल होंगी, ठीक है ना। पैरेलल तो होगी, लेकिन इमर्जेंट रे इस इंसिडेंट रे से नॉर्मल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेटरली, भाई इंसिडेंट रे तो ऐसे आ रही थी ना, भाई इंसिडेंट रे ये तो ऐसी आ रही थी और ये अपने रास्ते से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई। तो इंसिडेंट रे मतलब इमर्जेंट रे जो इंसिडेंट रे से नॉर्मली जितनी डिस्टेंस शिफ्ट हो गई, इस डिस्टेंस को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्टेंस को मैंने x लिखा है, यहां पर इसने क्या लिख दिया d, मतलब ये वाली डिस्टेंस ये डिस्टेंस तो बराबर है, तो इस डिस्टेंस को ना लिखकर आप इस वाली डिस्टेंस को ना लिखकर आप इसको लिख ले x लिख लो या d लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, फिगर तो बन गया हो। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? रिवर्सिबल प्रिंसिपल है, अगर इस इमर्जेंट रे के नॉर्मली अगर कोई प्लेन मिरर रख दे, तो ये लाइट रे जिस रास्ते से आ रही थी ना, उसी रास्ते से क्या कर जाएगी, ये रिवर्स हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ये प्रिंसिपल है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। यहां तक क्लियर है?
द इमर्जेंट रे एफडी, ये वाली द इमर्जेंट रे एफडी इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, मतलब इमर्जेंट रे जो होगी इस इंसिडेंट रे के ये क्या होगी, पैरेलल होगी, लेकिन ये लेटरली डिस्प्लेस हो जाएगी। बोलो, द इमर्जेंट रे एफडी, दिस इज एफडी, इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे केएल, ये वाली जो इमर्जेंट रे है इस इंसिडेंट रे के क्या होगी, पैरेलल होगी। बोलो, बट इट हैज बीन लेटरली डिस्प्लेस्ड विद रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के लेटरली का मतलब चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है इंसिडेंट रे से। Thus, there is shift in the path of light on emerging from refracting medium with parallel faces. इस पैरेलल फेसेस से इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से अपने रास्ते से क्या हो गई, लेटरली डिस्प्लेस हो गई है। इस डिस्प्लेसमेंट को, इस लेटरली जो डिस्प्लेस हुई है इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को, इस वाले डिस्प्लेसमेंट को, इस वाली, क्योंकि ये इंसिडेंट रे से नॉर्मल डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है और इस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलो या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलो। इस वाली डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को लेटरल शिफ्ट बोला जाता है या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। When light is incident obliquely, when light is incident obliquely on a refracting slab with parallel phase, then there is shift in the path of light and the perpendicular distance between the incident and emergent ray is known as lateral displacement. फिर से समझो, फिर से समझो बच्चों, एक सेकंड, फिर से आप इसको समझो जरा। मैं इसको, आपने क्या लिखा है देखो जरा ध्यान से, ध्यान दो। लेटरल शिफ्ट है क्या, when light is incident obliquely on a refracting slab with parallel phase, इस ब्लॉक पर अगर कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आ रही है, ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है, देन देयर इज ए शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। मतलब इमर्जेंट रे, अगर किसी ग्लास ब्लॉक पर कोई लाइट पैरेलल फेसेस के किसी एक फेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो, तो इमर्जेंट रे इस इंसिडेंट रे, क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल होंगी, इमर्जेंट रे इस इंसिडेंट रे से नॉर्मल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस शिफ्ट हो जाती है। इस डिस्टेंस को लेटरल शिफ्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, लेटरल शिफ्ट कहते हैं या इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। फैक्टर्स इफेक्टिंग लेटरल शिफ्ट आर थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक। मैं अभी बताया था लेटरल शिफ्ट के लिए मैंने फॉर्मूला, मैंने कहा था लेटरल शिफ्ट के लिए x बराबर t साइन i माइनस आर अपॉन साइन आर कॉस आर। ये रिलेशन अगर लिख सकते हो मोस्ट वेलकम। t थिकनेस है ग्लास ब्लॉक की, i एंगल ऑफ इंसिडेंस है, r एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने लिखा है लेटरल शिफ्ट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो ग्लास की थिकनेस पर, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब ये रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल देंगे तो लेटरल शिफ्ट बदल जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, और एक डिपेंड करता है मेरे बच्चे, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, लाइट की वेवलेंथ पर भी लेटरल शिफ्ट, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर जब लेटरल शिफ्ट डिपेंड कर रहा है तो वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ पर भी लेटरल शिफ्ट क्या करेगा, डिपेंड करता है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बेटा, लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। अभी फॉर्मूला बताया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। लेटरल शिफ्ट ग्लास स्लैब की थिकनेस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर और उस ब्लॉक के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट अभी बताया था मैंने। लाइट क्या बेटा, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या था, अगर लाइट रेज के पाथ पर
हम कोई प्लेन मिरर रख दें नॉर्मली, तो लाइट रे जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से ये क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ये प्रिंसिपल है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ये लिख दिया है। इफ वी प्लेस ए प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे एफ डी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे एलोंग एफ डी इज रिवर्स्ड बैक। अपने उसी रास्ते से क्या कर जाएगी, बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी। इट फॉलोज द सेम पाथ एलोंग विच इट वॉज इंसिडेंट, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक, यहां तक क्लियर है। जब लाइट रेज, ये मैं बता ही चुका हूं बच्चों, लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रिलेशन क्या लिखते हैं, ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर डैश लिखा था, आर लिखा था। देखो ये बात मैं बता चुका हूं। जब लाइट रेज ग्लास से एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लिखेंगे। ये साइन आई अपॉन साइन आर लिखा हुआ है, ठीक है। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ए म्यू जी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कहिए या वैक्यूम कहिए। क्लियर है, क्लियर है। और जब लाइट रेज ग्लास से एयर में जाएगी, फिर ग्लास से एयर में जाएगी, मैंने ग्लास ब्लॉक बनाया था पहले, फिर से समझ लो इस बात को भाई। ये ग्लास ब्लॉक बनाया हुआ था ना आपने ऐसे, जब लाइट रेज एयर से ग्लास में जा रही है तो ऐसे जा रही है, तो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और जब ग्लास से एयर में जाएगी यहाँ पर, तो ये नॉर्मल लेना पड़ेगा ना आपको। यहाँ इस एंगल को आर बोला है, इस एंगल को आपने इस वाले फॉर्मूले में आर डैश बोल दिया इसको, तो ये आर डैश, और इसको बोला है एंगल ऑफ इमरजेंस, इस वाले ये एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ पर आई ई के बराबर है, और ये आर और ये आर डैश बराबर है, आर बराबर आर डैश है। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डेविएशन नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है, मतलब इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे जो होगी इंसिडेंट रे की पैरेलल होगी, इसका मतलब उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, केवल अपने पाथ से चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जब लाइट रेज ग्लास से एयर में जा रही है, तो जी म्यू ए इक्वल टू, ग्लास से एयर में जाएगी तो इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखेंगे, इसको आपने आर डैश लिखा है, और इसको लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ई लिखा है। अब आर डैश को तो मैं लिख सकता हूं आर, और ई को लिख सकता हूं आई, तो इस आर डैश को तो मैंने आर लिख दिया, ई को मैंने आई लिख दिया। क्लियर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज सेकंड इक्वेशन। जरा गौर से देख लो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। जब इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए करूंगा, तो क्या लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन आर। अरे इसके लिए तो साइन आई अपॉन साइन आर लिखूंगा, और इसके लिए क्या लिखूंगा, साइन आर अपॉन साइन आर अपॉन साइन आई। यहां पर साइन आर अपॉन साइन आई लिख दूंगा, एक ही बात है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा, ये ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका सेंस ये हो गया, हम जी म्यू ए को हम 1 अपॉन ए म्यू जी लिख सकते हैं, वो हमने यहां लिख दिया। देखो ये रहा, ये रहा ए म्यू जी बराबर 1 अपॉन जी म्यू ए, या फिर ऐसा कहो जी म्यू ए बराबर 1 अपॉन ए म्यू जी। इट मीन्स ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1 होगा। कैसे 1 होगा ये भी समझ लो, और सिंपल सी बात लिखी हुई है, कैसे 1 होगा ये भी समझ लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो ए म्यू जी, इसको लिख सकता हूं मैं, इस वाले टर्म को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो जरा चेक करो क्या आ रहा है, इससे तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल। तो इतने की जगह पर तो मैं ये लिख सकता हूं, और इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, और इन दोनों का क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, इक्वल टू 1 आएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर। एक पॉइंट और अगर समझें आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात लिखी हुई है बच्चों। यहां पर आपने लिखा है अभी अभी जी म्यू ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ए म्यू जी। एक बात और, अगर मैं जी म्यू वाटर है जैसे,
तो इसको में हम लिख सकते हैं 1/, अरे भाई जी म्यू ए को 1/a म्यू जी लिखा, तो जी म्यू डब्ल्यू को क्या लिखूंगा 1/w म्यू जी। क्लियर है या ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिएगा एक छोटा सा एक दो एग्जाम्पल देखो बच्चों, सिंपल से एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बच्चों। ये रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। लाइट एयर से वाटर में जा रही है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ गिवन है, ऑब्लिकली कह रहा है ना। लाइट रेज गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, इधर एयर और इधर वाटर। मेरे ख्याल से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर डेंसर है और इस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है इस तरह से लाइट। मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन बोला है। रे ऑफ लाइट एंटरिंग इन एयर, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। एयर से ट्रेवल कर रही है वाटर की ओर और ऑब्लिक इंसिडेंस है ये। ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब नॉर्मली नहीं आ रही, नॉर्मल से कुछ एंगल बनाती हुई आ रही है। Does the light rays bend towards the normal or away from the normal and why? तो ये लाइट रेज जब एयर से वाटर में जाएगी तो ये पूछा उसने, ये लाइट रेज इस नॉर्मल की ओर बेंड होगी या नॉर्मल से अवे होगी। भाई वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब इसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। इसका मतलब वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर। एयर तो ये कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। एयर तो रेयरर है, वाटर डेंसर है, और जब लाइट रेज रेयरर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, यही लिखा है मैंने। एज वाटर इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर, सो द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। मैं जहां तक समझता हूं समझ आ गई होगी बात। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट एंटर्स फ्रॉम, सही से नोट कर लेना, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। भाई ये कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है लाइट चल रही है एयर से किसमें, ग्लास में, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये जो वैल्यू दी है ना, क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में लाइट की स्पीड पूछी है, जबकि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी दी है, c का मान दे रखा है हमने हमारे लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए रिलेशन क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर और विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। एयर में स्पीड और ग्लास में स्पीड, और एयर में स्पीड और वैक्यूम में स्पीड नियरली सेम है, तो वैक्यूम में स्पीड अपॉन ग्लास में स्पीड। क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का और वैक्यूम में लाइट की स्पीड दी है, ग्लास में स्पीड पूछी है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है 1.5। 3 को 1.5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो रिजल्ट आपका स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी निकल आई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नोट कर लीजिएगा, ये रहा रिजल्ट। क्लियर, नोट कर लिया है, वेरी गुड। एक छोटा सा पॉइंट और देखो बच्चों फटाफट से, जल्दी से। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल, एक टेबल बनी हुई है आपके सामने, तो ये पूछा है द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब इस टेबल में किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब इस टेबल के अंदर आपको ये बताना है कि किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है और किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। भाई जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो ऑप्टिकली रेयरर है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंस ज्यादा होगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो ऑप्टिकली डेंस कम होगा। तो यहां पर जरा गौर से देखो, ये इंडेक्स बनी हुई है बच्चों, यहां पर जरा गौर से देखो,
दिख रहा है ना, ये इंडेक्स दिख रही है। मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं। क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको ये बताना है इस इंडेक्स में जो मीडियम दिए हुए हैं किस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम। ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। मुझे जो दिख रहा है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद सबसे ज्यादा ये डायमंड का है। भाई देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लिया, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एल्कोहल का, केरोसिन ऑयल का, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, क्राउन ग्लास का है ये कनाडा बाल्सम सीमेंट होता है, ये कनाडा बाल्सम ये सीमेंट होता है ये, ठीक है ना। और ये दिया रॉक सॉल्ट समझते हो ना, NaCl, KCl, NaCl नहीं जानते, नमक, KCl, ये रॉक सॉल्ट बोलते हैं इनको, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है। कार्बन डाइसल्फेट का ये रहा डेंस फ्लिंट ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव ये होता है। रूबी, मेरे ख्याल से ज्वेलरी बनती है इनकी, जैसे डायमंड होता है ना ऐसे रूबी होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.71 है, ठीक है नहीं। सफायर, रूबी सफायर इनके ज्वेलरी बनती है बच्चों, और इसका रिफ्रैक्ट एक तरह से स्टोन है ये, रूबी, सफायर, डायमंड ये सब स्टोन है। रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा, सफायर का ये रहा, डायमंड का मेरे ख्याल से ये वैल्यू सबसे ज्यादा है, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है। तो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम और डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा हो। क्लियर, ये बात मैंने देखो यहां लिख दी है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम इज डिपेंड अपॉन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अ मीडियम विद द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल हैव द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी। तो आपने जो लिस्ट देखी, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, इसीलिए डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर से चेक कर लो, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड की सबसे ज्यादा, और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसीलिए एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होगी। ये बात क्लियर हो गई। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखें बच्चों, यू आर गिवन केरोसिन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, केरोसिन ऑयल जानते हो ना, टर्पेंटाइन ऑयल एंड वाटर। आपके पास 3 लिक्विड दिए हुए हैं क्वेश्चन में, एक तो वाटर, टर्पेंटाइन ऑयल और केरोसिन ऑयल। इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल्स फास्टर, मतलब किस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो इसके लिए एक रिलेशन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वैक्यूम में स्पीड अपॉन उस मीडियम में स्पीड। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, भाई जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो कम से डिवाइड करोगे तो उस मीडियम में स्पीड ज्यादा आएगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा से डिवाइड करोगे तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे कम आएगी। तो आपको यह देखना है केरोसिन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर, इनमें से किसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो मेरे ख्याल से वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, और उसने क्वेश्चन में ये बोला है यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल, मतलब आपको इस टेबल में देख करके ये बताना है कि केरोसिन, टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर में, इन तीनों में से किसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी लाइट की। और टेबल ये बनी हुई है, देखो वाटर कौन कौन सा मीडियम है ऊपर लिखा हुआ है, एक तो केरोसिन ऑयल, एक टर्पेंटाइन ऑयल और एक वाटर। तो देखो वाटर तो ये रहा, केरोसिन ये रहा और टर्पेंटाइन ऑयल ये रहा। केरोसिन का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये रहा है, केरोसिन का इससे ज्यादा है और टर्पेंटाइन ऑयल का इन दोनों से ज्यादा है। तो टर्पेंटाइन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वाटर और केरोसिन से।
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसमें, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड सबसे कम। इसका मतलब टर्पेंटाइन ऑयल में लाइट की स्पीड, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो टर्पेंटाइन ऑयल में लाइट की स्पीड सबसे कम और वाटर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा। इसका मतलब लाइट की स्पीड वाटर में, टर्पेंटाइन ऑयल और केरोसिन दोनों से ही वाटर में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर? ये बात मैंने यहां लिख दिया बच्चों, ये रही क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। आपने अभी अभी लिखा स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मींस लाइट की स्पीड किसी मीडियम में उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड सबसे कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा। तो यहां पर यही लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर? Therefore, light travels faster in water as compared to kerosene or turpentine oil, as the refractive index of water is lower than that of kerosene and turpentine oil. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन से और टर्पेंटाइन ऑयल दोनों से ही कम है, इसीलिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे, केरोसिन और टर्पेंटाइन ऑयल दोनों से ही कम है, इसीलिए लाइट की स्पीड वाटर में सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन और नोट कर लें बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये पूछा है उसने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का इतना है, इसका सेंस क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का, तो डायमंड में लाइट की स्पीड वैक्यूम में स्पीड की 1/μ टाइम्स हो, तो डायमंड में लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कितनी है, 2.42। इसका सेंस है कि डायमंड में लाइट की स्पीड जो होगी वैक्यूम में लाइट की स्पीड के 1/2.42 टाइम्स होगी। ये बात मैंने लिख दी है। डायमंड हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। इट मींस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड will reduced by a factor of 2.42 as compared to its speed in air और वैक्यूम, क्योंकि एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड से डायमंड में लाइट की स्पीड 2.42 टाइम्स रिड्यूस कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। और वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखो या एयर लिखो, क्योंकि वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिखते हैं, वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिखते हैं, और एयर के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 अप्रॉक्स। तो ये भी नियरली 1 हो गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? इस लेक्चर को बच्चों एक दो बार सुन लें, यहां से इस लेक्चर को ठीक से, इस वीडियो को ठीक से सुने, ठीक है ना, एक दो बार रिवाइज कर लें। नोट मैं जहां तक समझता हूं कर ही लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों बात करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।